नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुराना मुहावरा है 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब इसकी सुस्त रफ्तार की एक कछुआ भी रेस जीत जाए। इस मुहावरे का अर्थ यूक्रेन महायुद्ध में साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में से एक रूस की सेना ने जिस अंदाज में युद्ध का आगाज किया था, उसे देखकर लग रहा था कि इसका अंजाम करीब है। लेकिन पुतिन के हाथ अब तक यूक्रेन का महज 20% हिस्सा ही लगा है। बावजूद इसके ना तो बाइडेन रूस को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं और ना ही ज़ेलेंस्की, क्योंकि पुतिन के पास अभी भी वो इक्का बाकी है जिसे उन्होंने युद्ध में अब तक नहीं उतारा है। जंग ने बिगाड़ा यूक्रेन का नक्शा। 4 महीने की जंग, 4 प्रांत लगे हाथ। पुतिन के प्रहार की ज़ेलेंस्की ने थामी रफ्तार। यूक्रेन जंग के 125 दिन की दिल दहला देने वाली हकीकत का खौफनाक सच बस यही है कि 125 दिन पहले जो देश अपने नागरिकों की हंसी और चहल पहल से गुलजार हुआ करता था, आज वही मुल्क गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगानी का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में फैली चारों तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये शहर नहीं, कब्रिस्तान है। चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन के बीच बिछी जंग की बिसात की हकीकत भी बताए देते हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6,03,548 वर्ग किलोमीटर है और यूक्रेन में कुल 24 प्रांत हैं। यूं तो साल 2014 से ही रूस और यूक्रेन के बीच शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को शह और मात देने की बाजी चल रही थी, लेकिन 2022 आते आते दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, इसका गुमान किसी को नहीं था। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया को इस हमले की अपनी वाजिब वजह भी समझाने की कोशिश की। 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर एक जंग का आगाज किया था। और जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के डॉनबास प्रांत में रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहान्स्क को बतौर 2 देशों के मान्यता दे दी थी। Это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа, натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить... रूस ने यूक्रेन को अदना समझकर उस पर हमला किया था, लेकिन 125 दिन की लड़ाई की शुरुआती दिनों में रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी ताकतवर उसे कहा और समझा जाता था। रूस ने यूक्रेन पर 4 मोर्चों से अपने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की। उत्तरी मोर्चा, रूसी सेना ने बेलारूस से सटे यूक्रेन के उत्तरी हिस्से से राजधानी कीव पर हमले की शुरुआत की थी। उत्तर पूर्वी मोर्चा, रूसी सेना ने यूक्रेन रूस सरहद यानी यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमा से भी राजधानी कीव की तरफ बढ़ना शुरू किया था। पूर्वी मोर्चा, रूसी सेना के हमले का तीसरा मोर्चा बना यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा, जहां से खार्किव पर हमले की शुरुआत हुई। दक्षिणी मोर्चा, रूसी सेना ने स्पेशल ऑपरेशन का चौथा मोर्चा क्राइमिया की तरफ से खोला और यहां से पश्चिम में ओदेसा, उत्तर की ओर ज़ेपोरिजिया और पूर्व में मारियुपोल की तरफ बढ़ना शुरू किया था। जंग के शुरुआती दौर में ही रूसी सेना को राजधानी कीव समेत जंग के कई मोर्चों पर शिकस्त मिली और उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन रूस के दक्षिण में रूसी सेना के हाथ अहम कामयाबियां भी लगी और उनमें से एक है खेरसान प्रांत। खेरसान दक्षिण यूक्रेन का एक प्रांत है
खेरसान को यूक्रेन का फ्रूट बास्केट कहा जाता है। खेरसान प्रांत का क्षेत्रफल 28,461 वर्ग किलोमीटर है। खेरसान की जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई। 2 मार्च 2022 को यानी 7 दिन की जंग के बाद रूस की फौज ने खेरसान पर कब्जा कर लिया था। ये यूक्रेन जंग का शुरुआती दौर था। खेरसान के साथ साथ रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिण पूर्व प्रांत ज़ेपोरिजिया पर भी हमले कर रही थी। ज़ेपोरिजिया यूक्रेन के कृषि और उद्योग सेक्टर के लिहाज से एक अहम प्रांत होने के साथ साथ यूक्रेन का दक्षिणी छोर भी है। ज़ेपोरिजिया का कुल क्षेत्रफल 27,183 वर्ग किलोमीटर है। जंग की शुरुआत के 2 दिन बाद ही यानी 26 फरवरी को रूसी सेना ने ज़ेपोरिजिया के एक अहम शहर बेर्दियांस्क पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1 मार्च को ज़ेपोरिजिया के दूसरे बड़े शहर मेलितोपोल पर भी रूस का कब्जा हो गया। 4 मार्च को रूसी सेना एनहर खोदार शहर पर काबिज हो चुकी थी। एनहर खोदार में ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। На полі бою робить ставку передусім на артилерію, на артилерійську перевагу. В десятки разів більше вогню, ніж їй протиставляємо наразі ми. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи. Я дуже вдячний вам. Але війна триває надалі, і саме така війна, в якій артилерія має потужне значення. Війна не має затягуватись. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу в рази. 25 मार्च को रूस ने ऐलान किया कि यूक्रेन के खिलाफ उनके स्पेशल ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। 6 अप्रैल तक यूक्रेन के उत्तरी मोर्चे से रूस ने अपनी सेना वापस बुला ली थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का कीव फतेह का प्लान अभी भी अधूरा था। रूसी सेना राजधानी कीव तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन उसके हाथ नाकामी ही लगी। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रणनीति बदली और अपनी सेना का रुख डॉनबास की ओर किया। डॉनबास यानी वो इलाका जहां राष्ट्रपति पुतिन ने जंग की शुरुआत से पहले ही डीपीआर यानी डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और एलपीआर यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को बतौर देश मान्यता दे दी थी। डोनेस्क और लुहांस्क वो इलाके हैं जहां साल 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूसी सेना ने 18 अप्रैल से डोनेस्क और लुहांस्क पर हमले करने शुरू किए। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। डॉनबास का कुल क्षेत्रफल 26,517 किलोमीटर है। डोनेस्क यूक्रेन का एक अहम औद्योगिक प्रांत भी है। डोनेस्क में बड़ी तादाद में कोयले की खदानें हैं। जंग के दौरान पूरी दुनिया ने डोनेस्क के मारियुपोल में 24 फरवरी से 20 मई तक यानी 2 महीने 3 हफ्ते और 5 दिन तक तबाही का वो मंजर देखा जिसे वो आज तक भुला नहीं पाई है। 24 फरवरी से डोनेस्क में रूसी हमले शुरू हुए। 9 मार्च को रूस के हवाई हमले में मारियुपोल का अस्पताल नंबर 3 तबाह हो गया। 16 मार्च को रूसी सेना के हवाई हमले में मारियुपोल का ड्रामा थिएटर नेस्त नाबूद हो गया। हमले के वक्त इस थिएटर में 1000 लोगों ने शरण ली हुई थी। इस हमले में 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 20 मार्च को शहर का आर्ट स्कूल नंबर 12 तबाह हो गया। इसी दौरान दुनिया ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की विनाशकारी जंग भी देखी। 20 मई को अज़ोवस्ताल प्लांट में छिपे 2500 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया था। एक अनुमान के मुताबिक मारियुपोल की जंग में 95% शहर तबाह हो गया था। लुहांस्क प्रांत को यूक्रेन का पूर्वी छोर कहा जाता है। 24 फरवरी से रूसी सेना इस पूरे प्रांत पर कब्जे की जंग लड़ रही है। लुहांस्क का कुल क्षेत्रफल 26,700 वर्ग किलोमीटर है। ये यूक्रेन के कुल 4.5% इलाके के बराबर है। लुहांस्क भी यूक्रेन का एक अहम औद्योगिक शहर है। 25 जून 2022 यानी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 121वें दिन एक बार फिर यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा। 70 दिन की जंग के बाद 25 जून को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने लुहांस्क पर कब्जा कर लिया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी अब तो ये बात कबूल कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के 48,000 वर्ग मील पर रूस का कब्जा है। ये यूक्रेन के 5वें हिस्से के बराबर है। Тактика Росії дуже проста. Вона знищує все. Знищує житлові будинки, торговельні центри, школи, лікарні. Більше 2800 ракет з 24 лютого. І абсолютна більшість по цивільних об'єктах. Для чого це? Для чого бомби? Для чого тотальні? 125 दिन यानी 125 दिन की जंग के बाद यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन फतेह का जो ख्वाब देखा था वो आज भी अधूरा है। यानी जिस रफ्तार से रूसी सेना ये जंग लड़ रही है उसके हिसाब से पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसे 500 और दिन लगेंगे। यानी राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन की सरजमीं पर रूसी परचम लहराने का सपना अभी काफी दूर नजर आ रहा है। यूक्रेन पर हमला करने वालों में एक और देश रूस के साथ आ सकता है। इसे अब बेलारूस का बवंडर कहा जा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उस पर मिसाइलों से हमला बोला। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं। Три, два, один, пуск! देखा आपने, सिर्फ 25 सेकंड में मिसाइल ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया है। बेलारूस का दावा है कि ठीक इसी तरह से यूक्रेन की सेना ने उसके देश पर मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल अटैक का यह दावा किसी और ने नहीं, खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया है। लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन ने एक नहीं कई मिसाइलों से हमला बोला। 3, 2, 1, пуск! बेलारूस के राष्ट्रपति के दावे को माने तो यूक्रेन ने मिसाइलें चलाई, बेलारूस की सीमा में दाखिल भी हुई। लेकिन टारगेट पर लगने से पहले ही बेलारूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि मुझे आपको बताना होगा कि लगभग 3 दिन पहले, शायद इससे भी अधिक, उन्होंने यूक्रेन से बेलारूस में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है, हमारे एंटी एयर सिस्टम ने यूक्रेन की सेना की दागी सभी मिसाइलों को रोक दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त आया है जब करीब 1 हफ्ता पहले यूक्रेन ने बेलारूस पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था और अब बेलारूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का आरोप लगाया है। हालांकि बेलारूस ने मिसाइल अटैक का कोई सबूत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यूक्रेन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने का वादा किया है। ज़ेलेंस्की को चुनौती देते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि हमारा यूक्रेन में लड़ने का इरादा नहीं है। हम केवल तभी लड़ेंगे अगर यूक्रेन हमारी धरती पर हमला करता है। अगर आप हमारे लोगों को मारते हैं तो हम जवाब देंगे। हमें मत छुओ और हम तुम्हें नहीं छुएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन युद्ध में अब बेलारूस सीधे सीधे कूदने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना को 2 फ्रंट वॉर झेलना होगा। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस यूक्रेन के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जो अब जंग का नया मोर्चा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच की 2063 किलोमीटर लंबी सीमा जंग का बड़ा मोर्चा पहले से ही बनी हुई है।
बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव भी काफी करीब है। यूक्रेन समेत अमेरिका तक को यही डर है कि रूस बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे के लिए फिर से हमला बोल सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति के हमले वाले चेतावनी को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है यूक्रेन पर रूस बेलारूस के रास्ते हमला कर सकता है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन तैयार बैठी है। इसमें रूस की एयरफोर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस वक्त भी बेलारूस से रूस की सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही थी। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने तब होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। तब होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन में भीषण जंग हुई थी। बेलारूस के रास्ते कीव की ओर कूच में रूस की सेना के साथ साथ चेचन लड़ाके और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बुचा में जिस नरसंहार को अंजाम दिया गया, दावा किया गया कि रूस ने उस अटैक का रूट भी बेलारूस से ही बनाया था। बुचा कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूस का काफिला बुचा पहुंचा था, और बुचा में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। रूस एक बार फिर कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है। ऐसे मौके पर बेलारूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन को चेतावनी देना किसी बड़े हमले का संकेत माना जा रहा है। क्योंकि बेलारूस की जमीन पर रूस के हथियार भी मौजूद तो हैं ही, बेलारूस का जंगी जखीरा भी मौजूद है, जिसमें मौजूद सभी हथियारों पर मेड इन रूस की मुहर लगी है। इस बीच ब्रिटिश सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के आधुनिक हथियारों के साथ साथ मिसाइलें कम होती जा रही हैं। इसी वजह से रूस की सेना सोवियत संघ के जमाने की मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही है। इसमें सबसे विध्वंसक मिसाइल है KH-22। यूक्रेन का दावा है, और उसने मीडिया के सामने इस बात के सबूत भी पेश किए हैं कि जिस मिसाइल से क्रमनचुक के मॉल पर हमला हुआ वो रूस की KH-22 मिसाइल ही थी। मिसाइल के कुछ टुकड़े यूक्रेन ने मीडिया के सामने भी रखे। KH-22 मिसाइल को नेटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और यह आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉम्बर्स जैसे कि Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर से लॉन्च की जाती है। मॉल पर हमले के बाद रूस का स्टेटमेंट भी आया है। रूस ने माना है कि क्रमनचुक में रूस ने टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था, जिसकी वजह से बम गोलों की आग मॉल तक भी पहुंच गई। KH-22 मिसाइल को सोवियत संघ के जमाने में MKB रादुका ने बनाया था। ये लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, जिसको अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। उसी खतरनाक मिसाइल को अब रूस यूक्रेन में दाग रहा है। ब्रिटिश सेना की एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने मिसाइलों का गोदाम खोल दिया। पुतिन ने क्रूज मिसाइल कलिब्र लॉन्च की। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर भी दागी। पुतिन अपनी कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैश-1 क्रूज मिसाइल भी लगातार लॉन्च किया। पुतिन ने अपनी कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैश-1 क्रूज मिसाइल लगातार लॉन्च किए, और पुतिन ने एंटी शिप मिसाइल उरान को भी टेस्ट कर लिया। पिछले 4 महीनों से रूस की सेना इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाती रही। अब ये भी जान लीजिए कि जिन मिसाइलों से रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है वो कितनी खतरनाक है।
कलिब्र 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर के अंदर से भी इसे दागा जा सकता है। देखिए, जब कलिब्र एक साथ फायर की जाती है तो क्या होता है। अब देखिए रूस की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर, जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर। रूस की सेना इसे जंगलों के बीच से लॉन्च करती है और फिर ये डॉनबास के आसपास जहां गिरती है वहां बड़ी तबाही मचाती है। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन के बड़े बड़े मिलिट्री बेस को धूल में मिला दिया है। अब देखिए बैश-1 क्रूज मिसाइल। ये कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो दुश्मनों के जहाजों को दूर रखती है, लेकिन यहां इसका इस्तेमाल ग्राउंड टारगेट्स को खत्म करने में किया जा रहा है। इससे एक बार में 6 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को उड़ा सकती हैं। बैश-1 मिसाइल को रूस ने मई महीने के दौरान ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क पर हुए कई हमलों में इसने रूस के मिशन को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया। इसके अलावा फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसमें रूस ने सुखोई 25 का बखूबी इस्तेमाल किया है, जो लो लेवल पर उड़ते हुए टारगेट पर सटीक बमबारी कर रहे हैं। लेकिन लगता है अब अपनी बची हुई आधुनिक मिसाइलों को रिजर्व में रख लिया है और उसी के बदले पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अपने आधुनिक टैंकों को छोड़ पुराने T-72 टैंक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक है और इनका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन में लगातार ऑपरेशन कर रहा है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा इस वक्त 3 तरह के टैंक रूस इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें T-90 है, T-72 है और T-80 भी है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल T-72 का हुआ है और सबसे ज्यादा बुरा हाल भी पुराने T-72 का ही हुआ है। ये है T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है। रूस ने ऐसे टैंक यूक्रेन में सैकड़ों की तादाद में खोए हैं, लेकिन अभी भी वो इन्हीं टैंकों से गोले दाग रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन के जखीरे को लगातार मजबूत करता जा रहा है। अमेरिका से पहुंचती हथियारों की खेप ज़ेलेंस्की के लिए फ्रेश ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है। नेसम्स मिसाइल सिस्टम तो यूक्रेन के लिए संजीवनी बन गई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नई जिंदगी देने वाला ये ऐसा हथियार है जो कैपिटल कीव को एक बार फिर पुतिन के जहरीले गुस्से से बचा लेगा और इस बात पर बाइडेन को पूरा यकीन है। नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और नॉर्वे का बनाया हुआ है, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है, चाहे वो ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या फिर पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो। अमेरिका और नॉर्वे का ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को खत्म कर सकती है। देखा जाए तो नेसम्स मिसाइल सिस्टम पर कदम उठाकर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए बहुत सोची समझी चाल चली है, जिसका बड़ा झटका पुतिन को लगा है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर होता है, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे ज़ेलेंस्की ने तैनात कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की बड़ी ताकत बना हुआ है और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पुतिन अब पुरानी मिसाइलों के इस्तेमाल पर उतर आए हैं और रूस का हमदर्द बेलारूस एक बार फिर हमले की चेतावनी देने पर उतर आया है। 3, 2, 1, пуск!
यूक्रेन के मोर्चे पर बेलारूस को आगे करना पुतिन की मजबूरी बन गया है, क्योंकि यूक्रेन दक्षिणी हिस्से से लगातार, यानी कि ज़ेलेंस्की दक्षिणी हिस्से से मोर्चे को संभाले हुए हैं। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन ने बहुत ही क्रूर फैसला लेना शुरू किया है और दक्षिण में स्नेक आइसलैंड पर नए हमले में वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका इरादा भी इस पूरे मामले पर साफ होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए तो आपको समझ आएगा कि पुतिन के बड़े ही खौफनाक कदम आने वाले दिनों में सामने आएंगे। स्नेक आइलैंड से पीछे हटने के बाद फिर वही हुआ जिसका ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा डर था। स्नेक आइलैंड पर ऐसा हमला हुआ जिसमें इंसान का जिस्म हड्डी तक गल जाता है। ये है फास्फोरस बम जिसकी दहशत ने ज़ेलेंस्की और उनकी फौज की नींद उड़ा दी है। काला सागर में स्नेक आइलैंड यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से ही बहुत चर्चा में है और यहां हुए अब तक युद्ध के किस्सों से कीव और मॉस्को की रणनीतिकार भी हैरान है। रूस ने यहां से अपनी फौज को वापस बुला लिया था, लेकिन अब यूक्रेन का इल्जाम है कि पुतिन की फौज ने सुखोई 30 फाइटर जेट से स्नेक आइलैंड पर हमला किया और पूरे द्वीप पर फास्फोरस बम की बारिश कर दी। इस हमले का इंफ्रारेड वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा जब एक विमान इस आइलैंड पर नीची उड़ान भरते हुए 2 बम गिराते हुए नजर आता है। स्नेक आइलैंड अब तक बहुत ही खतरनाक हमले देख चुका है। रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग देख चुका है और अब उस पर फास्फोरस बम के हमले से पता चलता है कि इस आइलैंड को लेकर लड़ाई ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच पर्सनल हो चुकी है। यूक्रेन में इससे पहले फास्फोरस बम गिराने की खबर मारियोपोल से आई थी, जब अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले के बाद इसके इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। यूक्रेन का युद्ध जब 5वें महीने में चल रहा था तब ऐसे हमलों को लेकर दहशत और ज्यादा बढ़ गई थी। फास्फोरस बम गिराए जाने के बाद यह आसमान में एक सफेद निशान छोड़ता है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आम नागरिकों के खिलाफ इस घातक हथियार का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम 2 तरह से जिस्म को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। पहला, ये शरीर को झुलसा देता है और दूसरा, धुएं से इंसान का दम घुट जाता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जलने लगता है और इससे जहरीला धुआं पैदा होता है। अगर इस बम के कारण जिस्म तक पहुंचते हैं तो बुरी तरह जला देते हैं। ज़ेलेंस्की इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। इसे वो पुतिन का वॉर क्राइम बताकर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील करते रहे। В Україні загинуло вже 287 дітей. І це тільки те, що ми знаємо офіційно. Ми поки не знаємо, скільки загиблих були поховані в братських могилах на окупованих територіях і скільки тіл залишилось в розвалинах будинків у містах, які російська армія поки контролює. За вбивства і катування, за депортації, за зруйновані міста, за застосування заборонених боєприпасів, зокрема фосфорних бомб, за шантаж хімічною ядерною зброєю, за все це будь-яка держава, і це не тільки Росія, будь-яка повинна відповідати. І ми можемо зробити це можливим, якщо будемо діяти узгоджено. Хоча Росія, звичайно, буде намагатись зробити і це неможливо. Пані та панове, я вдячний вам за підтримку України, я вдячний вам за увагу до нашої держави, але пам'ятайте, що це підтримка і увага не тільки для України, а й для вас самих, для того, щоб ваше майбутнє було безпечним. Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами. पुतिन के जुल्म का जिक्र तो ज़ेलेंस्की जंग की शुरुआत से कर रहे हैं, लेकिन स्नेक आइलैंड पर उनका दोबारा कब्जा यूक्रेन की फौज के लिए हौसला बुलंद होने वाली बात है। इस युद्ध में शुरुआत से ही स्नेक आइलैंड एक रहस्यमयी जगह रही है। दुनिया में जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनको ये भी बताया गया कि यहाँ सांप पाए जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यूक्रेन का स्नेक आइलैंड फुटबॉल के 20 मैदानों जितना बड़ा द्वीप है और यहाँ हमेशा फौज तैनात रहती है। अभी यहाँ आम लोगों की कोई आबादी नहीं है। यहाँ से यूक्रेन का तट करीब 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से काला सागर के उस रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ से यूक्रेन के ओदेसा पोर्ट तक का रास्ता है। कहा जा रहा है
कि जब से यूक्रेन को हाइमर्स जैसे नए हथियार मिले, स्नेक आइलैंड पर रूस का टिकना मुश्किल हो गया और भारी नुकसान के खतरे को देखते हुए उसे ये आइलैंड खाली करना पड़ा। पुतिन के लिए ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि स्नेक आइलैंड पहला ऐसा मोर्चा नहीं जहां से उन्हें पीछे हटना पड़ा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन को कई फ्रंट पर बेइज्जत किया है। सबसे बड़ा झटका कीव के पश्चिम में होस्टोमेल एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश थी, जिसमें रूस बुरी तरह नाकाम हुआ। दूसरा बड़ा झटका कीव था, जहां कैपिटल के करीब पहुंचने के बाद भी पुतिन की फौज को पीछे हटना पड़ा। तीसरा बड़ा झटका बर्द्यांस्क में रूस के वॉरशिप सरातोव पर मिसाइल से हमला था। चौथा बड़ा झटका काला सागर में रूस का वॉरशिप मॉस्को का डुबोना था। ये काला सागर में पुतिन का फ्लैगशिप था। पांचवां बड़ा झटका खार्किव रहा, जहां पुतिन की फौज शहर के करीब पहुंचकर पीछे हटने को मजबूर हो गई। छठा झटका लिसिचांस्क के पास नदी पार करने के दौरान 5 दिन चला नाकाम ऑपरेशन था, जब रूस के बनाए पुल यूक्रेन की बमबारी में तबाह हो गए। अब सातवां झटका स्नेक आइलैंड है, जहां से रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे ये सच्चाई नहीं छुपती कि ज़ेलेंस्की डॉनबास के मोर्चे पर हार रहे हैं और कई शहर उनकी पकड़ से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली हार्पून मिसाइल से रूस को और बड़े बड़े झटके देने शुरू कर दिए हैं। रूस का एक सप्लाई शिप यूक्रेन की हार्पून मिसाइल का निशाना बना है। इस हमले ने पुतिन की मॉस्को वाली बुरी यादें ताजा कर दी हैं। रूस के शिप अब सेफ नहीं है, ये पुतिन को समझ लेना चाहिए। इस हमले का ड्रोन से एक इंफ्रारेड वीडियो भी बनाया गया, जिसमें डॉट की शक्ल में आप मिसाइल को शिप की तरफ बढ़ता देख सकते हैं और फिर बड़ा धमाका होता है। यही वजह है कि हार्पून इस वक्त ज़ेलेंस्की की सबसे पसंदीदा मिसाइल बनती जा रही है। हार्पून मिसाइल की ताकत और रेंज समझेंगे तो पता चलेगा कि इस मिसाइल को लेकर रूस कितने खतरे में जंग लड़ रहा है। यूक्रेन के पास ट्रक से लॉन्च होने वाला हार्पून मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 125 किलोमीटर तक है। अमेरिका के इस मिसाइल को समंदर के बीच किसी भी ठिकाने के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इसका गाइडेंस सिस्टम और इसको आसानी से ट्रैक ना कर पाने की चुनौतियां किसी भी टारगेट को इसके खिलाफ आसान लक्ष्य बना देती है। अमेरिका से मिले ऐसे हथियारों की डिमांड जारी है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नए हथियारों को वो डॉनबास के मोर्चे पर तैनात करें, जमीन पर भी रूस को उतना ही नुकसान पहुंचाएं जितना वो समुद्र में पहुंचा रहे हैं। Я особливо вдячний сьогодні Сполученим Штатам Америки, особисто Байдену, за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який включає дуже потужні системи NASAMS, зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить $820 мільйонів, і окрім NASAMS містить також боєприпаси для артилерії та радарів. वैसे हार्पून जैसी ही एक मिसाइल से ज़ेलेंस्की ने रूस के मॉस्को शिप को डुबो दिया था। लेकिन तब यूक्रेन की फौज ने अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था और इससे रूस को बहुत बड़ा झटका दिया था। मॉस्को को डुबाना पुतिन के लिए 440 वोल्ट का जोरदार शॉक था और इसमें छुपा था ज़ेलेंस्की का गुस्सा। ये आज भी यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान कहा जाता है। जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ। नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है।
दुश्मन के रेडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समुद्र की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते और फिर ये शिप से टकराकर उसे तबाह कर देती है। ऐसा ही रूस के मिसाइल क्रूजर मोस्का के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह से मोस्का के करीब पहुंच गए और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस हमले में यूक्रेन ने ऐसा तिकड़म लगाया कि रूस का एयर डिफेंस जीरो साबित हुआ। ऐसा कैसे हुआ, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया भर की नेवी के लिए भी एक केस स्टडी कहा जा सकता है। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉर हेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल KH-35 का ही एक रूप है, जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। नेपच्यून मिसाइल को मॉस्को में लगे क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 जो 1 मिनट में 4000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4000 गोलियां दाग सकता है, जो किसी भी वॉरशिप के मिसाइल से बचने के लिए आखिरी हथियार होता है। वो AK-630 सिस्टम 2 नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे। दोनों मिसाइल बहुत तेज रफ्तार से मॉस्को से जा टकराए। अब यूक्रेन कामयाब कैसे हुआ, इसे समझिए। जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूक्रेन और नेटो देश मॉस्को को लंबे वक्त से ट्रैक कर रहे थे। 13 अप्रैल 2022 को मॉस्को ओडेसा के पास ब्लैक सी में था। ऐसे में रूस को धोखा देने के लिए यूक्रेन अपने TB2 ड्रोन को मॉस्को की रेंज में ले गया, जिसे काउंटर करने के लिए जहाज के एयर डिफेंस सिस्टम बिजी हो गए। बस इसी वक्त यूक्रेन ने अपनी 2 नेपच्यून मिसाइल दागी, जो नीची उड़ान भरते हुए मॉस्को से जा टकराए। कुल मिलाकर ये ज़ेलेंस्की का धोखा था, छल था और उनकी अय्यारी थी, जिसके आगे पुतिन कुछ नहीं कर पाए। तब पुतिन ने 3 हफ्तों के अंदर अपने 2 बड़े वॉरशिप यूक्रेन के मिसाइलों के हाथों खो दिए थे। ऐसे में अब स्नेक आइलैंड का हाथ से जाना पुतिन के लिए एक और हौसला पस्त करने वाला एपिसोड है। यूक्रेन का पूरा फोकस इस वक्त काला सागर के मोर्चे पर है। За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь в Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації. इंडिया का प्राइड,